नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए जूनियर स्तर के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम में जूनियर स्तर में कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों 5 विषयों से प्रश्न पूछा जाता है। पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इससे 30 प्रश्न पूछा जाता है जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। इसके बाद हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाता है, यह भी सभी के लिए अनिवार्य होता है। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तीनों में से कोई एक विषय हल करना होता है, इससे भी 30-30 प्रश्न हल करना होता है। इसके बाद दोस्तों गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसमें से कोई एक ही विषय आपको हल करना है। यदि आप गणित एवं विज्ञान के कैंडिडेट हैं तो गणित एवं विज्ञान से 60 प्रश्न हल करेंगे। यदि आप सामाजिक अध्ययन के कैंडिडेट हैं तो सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न हल करेंगे। इस तरह से कुल 150 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है समस्या समाधान में बाधक कौन सा नहीं है। सूझ, भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति। देखिए दोस्तों, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता, भग्नाशा, ये तीनों समस्या समाधान में बाधक हैं। कौन सा नहीं है? तो सूझ दोस्तों ये समस्या समाधान में बाधक नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूझ समस्या समाधान में बाधक नहीं है। देखिए दोस्तों, जब किसी समस्या का निराकरण करते समय अचानक ही कोई हल दिमाग में आता है, तब प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन ही सूझ कहलाता है। इसी को सूझ कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन है उद्दीपक, स्मृति, आमोद, ध्यान। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आमोद। आमोद क्या है? एक संवेग है। आमोद एक संवेग है। देखिए दोस्तों, किसी प्रकार की उत्तेजना समाप्त होने पर व्यक्ति जिस मनोभावों का अनुभव करता है उसे संवेग कहते हैं। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है और मूल प्रवृत्तियां दोस्तों 14 बताई गई हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आमोद। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैंडर। याद रखिएगा, फ्लैंडर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। FIACS के साथ मूल रूप से फ्लैंडर संबंधित है। यह दोस्तों एक अवलोकन तकनीकी है। FIACS मतलब फ्लैंडर्स इंटरेक्शन कैटेगरी सिस्टम। यह एक अवलोकन तकनीक है जो कक्षा की अंतःक्रिया को 10 श्रेणियों में संग्रहित करती है। यह तकनीक दोस्तों शिक्षकों के केवल मौखिक व्यवहार का मापन करती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग, यह तो सही है। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, यह दोस्तों सही नहीं है। सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, यह भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना प्रश्न कौशल के लिए ठीक नहीं है। इस विधि में दोस्तों शिक्षक छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न करता है तथा प्रश्नों के माध्यम से ही विषय वस्तु को उनके सम्मुख रखता है और शिक्षक का यही प्रयत्न रहता है कि छात्रों की प्रश्न संबंधी समस्या का समाधान उन्हीं के द्वारा कराया जाए, जिससे कि छात्र पाठ्यवस्तु संबंधी अधिगम में सक्रिय होकर के भाग ले सके। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। इस परीक्षण का विकास दोस्तों मनोवैज्ञानिक मॉर्गन तथा मुरे ने किया था। इसे कथानक बोध परीक्षण या TAT के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ही ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्भवन। क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन कहते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। क्या है? ध्वनिग्राम है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनिग्राम। इसे अंग्रेजी में फोनीम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। यहां पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। कैसे? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, इस तरह के प्रश्न के द्वारा। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण है। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण अवश्रेणीयन शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण अवश्रेणीयन शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण पूर्व सेवाकालीन या फिर सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनमें शिक्षण कौशल विकसित करने की एक तकनीक है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अवश्रेणीयन शिक्षण। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। सूची ए सूची बी यहां पर दिया गया है। हल को आप किससे मिलान करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हल ने प्रणोद अवकलन सिद्धांत दिया था। कौन सा? प्रणोद अवकलन सिद्धांत से आप मिलाएंगे। मैकडूगल, इन्होंने मूल प्रवेश सिद्धांत दिया था, तो मूल प्रवेश सिद्धांत से आप मिलाएंगे। फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था और मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत ना होकर थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्यतः 5 सिद्धांत हैं दोस्तों। पहला है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, चौथा है स्वतः अध्ययन गति का सिद्धांत, पांचवा है स्वयं परीक्षण का सिद्धांत। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत व्यवहार यह महत्वपूर्ण नहीं है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जिसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, इसमें सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्रिया प्रसूत व्यवहार तथा उद्दीपन प्रसूत व्यवहार स्कीनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संकेत अधिगम। संकेत अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे उच्च स्थान पर किसे रखा है? समस्या समाधान अधिगम को रखा है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर समस्या समाधान अधिगम को रखा है और निम्न स्थान पर किसे रखा है? संकेत अधिगम को रखा है। नेक्स्ट है, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह दोस्तों उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन। पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संप्रेषण क्रियाओं का वह व्यवस्थित क्रम व स्वरूप जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को विचारों, दृष्टिकोणों और भावनाओं का आदान प्रदान करता है, संप्रेषण प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक अनुदेशन। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु वैयक्तिक अनुदेशन उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यह सत्य है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, यह भी सत्य है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह दोस्तों सत्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है। यहाँ दोस्तों विकास से आशय मानवीय अथवा व्यक्तित्व विकास से है। विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। ठीक है, और विकास की जो प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों अभिक्षमता कहते हैं, याद रखिएगा। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को अधिक्षमता कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। फ्रायड व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित ना होकर व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है, जबकि आलपोर्ट और कैटल, आइसेक कैटल और आलपोर्ट व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही विकल्प है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो देखिए दोस्तों, इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। जबकि इसी आयु की लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से अत्यधिक लगाव रखती है, तो इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और व्यक्ति का स्वयं के प्रति असामान्य प्रेम नार्सिसिज्म कहलाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, यह ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना ऊर्ध्व अंतरण अधिगम का उदाहरण है।
संप्रेषण संबंधी अक्षमता है? देखिए दोस्तों, डिस्फेसिया, डिस्फेसिया संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्फेसिया है। और गणितीय कौशल संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। पठन संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है। और लेखन संबंधी विकार को डिसग्राफिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? देखिए दोस्तों, व्याख्यान विधि ये प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है। व्याख्यान शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। इस विधि में अध्यापक किसी विषय पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता होकर सुनते हैं। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से ज्ञान स्तर संबंधित नहीं है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा स्तर, अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, तीसरा है परावर्ती स्तर। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके बीच की संगति है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। समस्या समाधान शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहां से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है हिंदी का, मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है? मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही मूर्ख। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का माधव होने का अर्थ बहुत ही मूर्ख है। तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तत् धन हित। तत् धन हित बराबर तद्धित। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत धन विघ्न। क्या हो जाएगा? उत धन विघ्न। नेक्स्ट है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार है। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। इसके लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप और उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, उधो नित बसत बहार वर्षा की है। इसमें प्रयुक्त अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार है। जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुनि। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मुनि शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? देखिए दोस्तों, यहां पर कपिथ, यहां पर देखिए कपिथ और कैथा,
यह तत्सम तद्भव का युग्म सही है। इसके साथ में आपका कुछ और कोख, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर तीसरा चौथा दोनों तत्सम और तद्भव का युग्म सही है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न धन अज्जित बराबर निमज्जित। निम्न धन अज्जित बराबर निमज्जित में उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। निमज्जित शब्द में नि उपसर्ग लगेगा। कौन सा लगेगा? नि उपसर्ग लगेगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है आप लोग बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह है मधु की मक्खी। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। क्या है? पीछे पड़ना। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जान पर खेलना या सिर पर खून सवार होना, इसका अर्थ है मरने मारने पर उतारू होना। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 9 2 11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। रास्ते का कांटा होना, इसका अर्थ है बाधक होना। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? आप लोग बताइए। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह। मनोहर जीवन भर, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण शब्द यहाँ पर क्या है? जीवन भर। जीवन भर। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे दंत कहते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को दंत कहते हैं। और मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को मूर्धन्य कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को कंठोष्ठ कहते हैं। और दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ड दंतोष्ठ कहलाता है। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? देखिए दोस्तों, यहां पर चा तालव्य महाप्राण, यह अशुद्ध है। चा तालव्य महाप्राण ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में दोस्तों हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। जैसे कि ख हो गया, घ, छ, झ, थ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, ख, शाह, ये सभी महाप्राण हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। जैसे कि क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, ये सभी अल्प प्राण व्यंजन है। बाण का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, बाण का पर्यायवाची सारंग नहीं है। सारंग शब्द चांद का पर्यायवाची है। बाण का पर्यायवाची शब्द सिलीमुख, आशुक और विशिख है।
उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अयोग्यवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, विसर्ग को। विसर्ग को अयोग्यवाह कहा जाता है। सुमेल कीजिए, यहां पर मिलान करना है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश को आप मिलाएंगे दयानंद सरस्वती से। रामचरितमानस को आप तुलसीदास से मिलाएंगे। सूर सागर को सूरदास जी से मिलाएंगे। भक्तमाल को नाभादास जी से मिलाएंगे। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। भाववाच्य का उदाहरण कौन कौन सा है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पहला है उससे बैठा नहीं जाता, यह भाववाच्य का उदाहरण है। इसके साथ में राम से खाया नहीं जाता, यह भी भाववाच्य का उदाहरण है। तो इस तरह से पहला दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, भाववाच्य के उदाहरण है। देखिए दोस्तों, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। इन वाक्यों में दोस्तों कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही अधिक प्रधान हो गई हैं, इसलिए ये भाववाच्य के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो कौन सा उत्तर सही है, आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो 1 2 3 तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग जल्दी से बताइए, कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका तात्पर्य है एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। गद्यांश के अनुसार कला और जीवन अन्योन्याश्रित है, इसका तात्पर्य है एक दूसरे पर आश्रित है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? तो देखिए दोस्तों, गद्यांश के अनुसार जीवनों उपयोगी, जो जीवनों उपयोगी हो उसे श्रेष्ठ माना गया है। जीवनों उपयोगी कला श्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु वानी। इस पद में कौन सा भाव है? इस पद में दोस्तों मधुर भाव है। कौन सा भाव है? मधुर भाव है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पद्यांश किस कवि का है? तो यह पद्यांश दोस्तों कवि तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी का है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक स्थल, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, यमुना, इस तरह से। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है?
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुबुद्धि का असुबुद्धि यह सही नहीं है। सुबुद्धि का असुबुद्धि विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। सुबुद्धि का विलोम दुर्बुद्धि होता है। सुबुद्धि का विलोम क्या होता है? दुर्बुद्धि होता है। अन्य सभी सही है। आरोह का अवरोह, उत्कर्ष का अपकर्ष, कीर्ति का अपकीर्ति। सुमेल कीजिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। तलवार को आप कृपाण से मिलाएंगे, टेढ़ा को वक्र से मिलाएंगे, तरु को वृक्ष से मिलाएंगे, पट को प्रवीण से मिलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें पहले को मुख्य वाक्य तथा दूसरे को सहायक वाक्य कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, भीख मांगता चलता है, वाक्य में अधिकरण कारक है। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में विभक्तियां में और पर हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आप लोग बताइए। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? देखिए दोस्तों, आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती है। क्या है? आयुष्मती है। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए। एच्छद क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। देखिए दोस्तों, एच्छद क्रियापद में प्रयुक्त लकार लंग लकार है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस धातु लंग लकार का रूप होगा एच्छत, एच्छताम, एच्छन, एच्छह, एच्छतम, एच्छत, एच्छम, एच्छाव, एच्छाम। वागर्थाव्यु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्लोक में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें उपमा अलंकार है। यह श्लोक कालिदास कृत रघुवंशम के मंगलाचरण से लिया गया है। इसमें शिव और पार्वती की तुलना वाणी तथा अर्थ से की गई है। नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें याद रखिएगा तीन प्रत्यय है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीन प्रत्यय। नेक्स्ट है, श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। इसमें दोस्तों तृतीया विभक्ति है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीया। श्रिया में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त है। ठीक है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है हरित्रातः। यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। क्योंकि इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। अन्य सभी विकल्पों में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, मयूरः, मयूराः इत्यंत वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, मयूराः नृत्यन्ति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा मयूरैः नृत्यते। क्या होगा? मयूरैः नृत्यते। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां वाक्य में दोस्तों कर्ता बहुवचन है, तो वाच्य परिवर्तन करने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। इसमें दोस्तों चतुर्थी विभक्ति होती है। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्यस्ति पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें दोस्तों अपि उपसर्ग लगा हुआ है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अप्यस्ति में अपि उपसर्ग है। नेक्स्ट है, अध्ययन कुशला में प्रयुक्त समास है। इसमें कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम पद या प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। अव्यय शब्द नहीं है। इसमें कौन सा अव्यय शब्द
नहीं है, तो यहाँ पर देवः यह अव्यय शब्द नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। षडाम में, षडाम पद में संधि है, षडाम पद में कौन सी संधि है? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टुत संधि। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टुत संधि। त्रिभुवन में समास है, इसमें कौन सा समास है? इसमें दोस्तों देगु समास है, इसमें देगु समास है, क्योंकि यह संख्यावाची है। त्रिभुवन में कौन सा है? देगु समास है। अंगना का अर्थ है, अंगना का अर्थ है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्त्री। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्त्री। मनीषा का संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों मनस धन ईसा। क्या होगा? मनस धन ईसा बराबर मनीषा। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोर भयम में समास है, चोर भयम में कौन सा समास है? इसमें दोस्तों पंचमी तत्पुरुष समास है, चोर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आए तब उस तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंशुमाली। यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मार्तंड शब्द का पर्यायवाची शब्द अंशुमाली है। नेक्स्ट है पिता रूप का मूल शब्द है, पिता रूप का मूल शब्द क्या है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऋकारांत। पिता रूप का मूल शब्द ऋकारांत पुल्लिंग है। इसका रूप कैसे चलता है? पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन पित्रा पितृभ्याम पितृभिः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पित्रो पितॄणाम पितरि पित्रो पितृषु हे पिता हे पितरौ हे पितरः। समुद्रम, समुद्रम नहीं है, यहाँ पर सुमद्रम पद में समास है। सुमद्रम, सुमद्रम शब्द में, सुमद्रम पद में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, सुमद्रम पद में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है, कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर तेन ग्रंथः पठ्यते, तेन ग्रंथः पठ्यते कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। यह दोस्तों कर्मवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। पक्वम, इस कृदंत पद में प्रत्यय है, इसमें दोस्तों कत प्रत्यय है, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पच धातु में कत प्रत्यय लगाकर नपुंसक लिंग में पक्वम रूप बना है, ठीक है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद के अनुसार प्रश्न संख्या 81 और 82 के उत्तर चुनिए। एक ईसा पिता अस्माकम एकौ जन्निधरा सादरम प्रणमामस्तौ वयम सर्वे सहोदरा। यहां पर प्रश्न पूछा गया है अस्माकम पिता कह। देखिए दोस्तों, अस्माकम पिता ईसा, यहां पर ईसा आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्यांश के अनुसार। अस्माकम जननी का, अस्माकम जननी का, अस्माकम जननी धरा, पहला ऑप्शन आपका धरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। ये नामा द्वैत वादिनस्ते अपि परमार्थ तो नास्तिका एव तेसा मीश्वरस्तु कश्चित् द्विलक्षण एव जगत्कर्ता अपि स्वयं न किमप करोति सर्व नियंता अपि सभ्य गुदा सीन तिष्ठति सह सर्वतः पाणिपादोऽपि न किश्चित् गृहान्ति न च पादमेकमपि गच्छति सर्वतो अच्छि शिरोमुखो अपि न किंचित् द्वदति न कस्यापि करुणार्त्र प्रलाप माकर्णति न कश्चित् दते न कश्चित् तुद्धरति त्रायते वा एवं
एवं अद्भुत मीश्वर मालोक्य लांगिकारिकैः खलु विरोधा भावस्य विर्भावः कृतः गद्यखंडे अस्मिन् कस्य विषयस्य व्याख्यानं वर्तते। तो संस्कृत के प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अद्वैतवादिनः। अद्वैतवादिनः गद्यखंडे अस्मिन् कस्य विषयस्य व्याख्यानं वर्तते, अद्वैतवादिनः। ठीक है, अगला प्रश्न है अद्भुत मीश्वर मालोक्य अलंकारिकैः कस्य अलंकारस्य विर्भावः कृतः। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभासस्य। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाकवि दंडी। महाकवि दंडी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है महाकवि दंडी। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लीश्वर नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, यह दीर्घ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लीश्वर का दीर्घ नहीं होता है, बल्कि यह केवल ह्रस्व और कहीं कहीं प्लुत मिल जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, री, ली। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकृतम। सुकृतम शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दध्वना शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। इसमें दोस्तों पंचमी और षष्ठी दोनों है। पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विपुल धना में प्रयुक्त समास है। विपुल धना में प्रयुक्त समास है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विपुल धनः में बहुब्रीहि समास है। यहां से दोस्तों सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सुमेलित कीजिए, यहां पर सुमेलित करना है राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को आप किससे मिलाएंगे? राजाराम मोहन राय को आप ब्रह्म समाज से मिलाएंगे। इसके बाद विवेकानंद, विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन से मिलाएंगे। और दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती को आर्य समाज से आप मिलाएंगे। एमजी रानाडे को प्रार्थना समाज से मिलाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद हैं। इसकी स्थापना 1897 में की गई थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। इसके संस्थापक एमजी रनाडे हैं। और ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय हैं। इसकी स्थापना 1828 में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था?
तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। नेक्स्ट है पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरवर्धन। पुष्यभूति वंश की वंशावली नरवर्धन राजा के नाम से प्रारंभ होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आहार संस्कृति। आहार ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद व गणराज्यों में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद व गणराज्यों में। आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आप लोग जल्दी से बताइए आरामबाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने बनवाया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने आगरा में आरामबाग को बनवाया था। नेक्स्ट है 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो बीजी तिलक तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। पूर्ववर्ती नदी है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। सतलुज पूर्ववर्ती नदी है। सतलुज पूर्ववर्ती नदी है, यह चिनाब की सहायक नदी है और यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलती है। पृथ्वी के बाह्य परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों पृथ्वी के बाह्य परत को पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा क्यूरोसियो गर्म धारा है। क्यूरोसियो गर्म धारा है, जबकि लेब्राडोर, कनारी और कुराइल धारा ये ठंडी जलधारा है। ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। गोदावरी नदी निकलती है, कहां से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी नासिक में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थल से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सुएज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण दोस्तों 1869 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शांत एवं स्थिर वायु। यहां पर केवल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांत एवं स्थिर वायु ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं। मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा पवन, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पवन अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों या बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे टीले जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं बालुका स्तूप या बालू टिब्बा कहलाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल ये सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था?
आप लोग जल्दी से बताइए, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1959। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन 1959 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ये तीनों 73वें संशोधन में सम्मिलित है, इसलिए ABC यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र को। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। 2019 का पेपर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2014 में। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन नवंबर 2014 में हुआ था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। कौन सी अनुसूची में अंतर्निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आप लोग जल्दी से बताइए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN राव। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव एवं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य ऑल्टियम सीटीएस फोर्टियस है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल्टियस सीटीएस और फोर्टियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मनोरंजन के कुल 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वज्रासन। वज्रासन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया है। अरहर की संकर किस्म है? अरहर की संकर किस्म है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ICPH8। ICPH8 यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरहर की संकर किस्म ICPH8 है। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। मृदाओं के कण
घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 2.65 ग्राम, 2.65। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समोच्च। बाग लगाने की समोच्च विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जहां भूमि समतल नहीं होती है तथा पौधे सीधी पंक्ति में नहीं लगाए जा सकते हैं, ऐसे स्थलों पर समोच्च रेखा के अनुसार ही पौधरोपण किया जा सकता है। तो समोच्च यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व विटामिन व खनिज लवण है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उबालना। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि उबालना है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो देखिए दोस्तों, यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के विषाणु का नाम वेरियोला वायरस है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि का प्रयोग रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समपोषणीय विकास के समपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सबसे पहले ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में की गई है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन गैंगेटिका। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गैंगेटिका है। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन ये सभी हरित गृह प्रभाव गैस हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक रसायन। यह मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। अन्य सभी जैविक खाद, फसल चक्र, मृदा अपरदन रोकना ये सभी मृदा संरक्षण की विधि है। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? आप लोग बताइए, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए दोस्तों, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। आजकल यूरोप और भारत में जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है। नेक्स्ट है, योजना विधि आधारित है। योजना विधि आधारित है कर के सीखने पर।
किस पर आधारित है? कर के सीखने पर आधारित है। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 मात्राएं होती हैं। पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रातः काल। राग भैरव का गायन समय प्रातः काल है। सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10:1। 10:1। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे दोस्तों? मृदा कणाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कणाकार। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यूपी टेट जूनियर स्तर में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।